140 के बाद थोड़ा सा इसमें डर लगता है। इवन दो 5.5 लाख की कार ली, उसमें ये क्लच प्लेट का इशू आया, वो फिक्स कराया, फिर मैकाट्रॉनिक का इशू आया। जो ये फर्स्ट पेड सर्विस था ना, उसमें मुझे 11,000 समथिंग पड़ा। मुझे 11,000 इतना कैसे आ गया? कंपनी से ही कराना था, जो कंपनी से 35,000 पड़ रहा था। ये मेरे से गलती हुई कि मैंने उसको वो बाहर से आफ्टर मार्केट डलाया सस्ता वाला, तो वो चलाने के बाद में फिर इस पे मैंने चलाया ना, तो ये मुझे काफी स्टिफ लग रही है। बट 120 वॉट है। हाँ। बट ये भी उतना सफिशिएंट नहीं है जितना आगे से कोई बड़ी कार आती हो उनका थ्रो। पूरा भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा तो है, इसीलिए 120 130 इसको मैं खींच लेता हूँ। और पीछे से सिर्फ मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि मैंने सोचा नहीं था कि ये मारुति ने ऐसी डिज़ाइन बनाई होगी। मुझे लगा कोई ये छोटी रेंज रोवर है। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, वेस्ट मतलब बहुत। मैं सोचता है क्यों मैं डलाया। 1 बजे रात हुई, हमने होटल के किनारे ही लगाई। उनको कुछ लेना था, 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करने, हम पीछे एसी चालू करके सो गए आराम से। ओवरऑल इसने माइलेज दिया। और हाईवे पे मैं ऐसे चलाता हूँ तो ये नॉर्मल पे रहता है। को सिटी की बात करें तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आई थिंक परफेक्ट। मेरे को आप आज भी बोलोगे ना आप के पास चॉइस है तो मैं आई थिंक लूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और आज अपने साथ है मारुति की ग्रैंड विटारा वेरिएंट की बात करें तो विटारा का बेस मॉडल है जो कि सिग्मा वेरिएंट है। पेट्रोल ऑप्शन, मैनुअल ट्रांसमिशन में। पेट्रोल इसका जो नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड वाला है, स्मार्ट हाइब्रिड वो वाला है, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है। सो टुडे विल डू दी ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस मारुति ग्रैंड विटारा विद दी ओनर। सो आज हम जानेंगे इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल कहानी फ्रॉम दी ओनर। सो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बुलाते हैं इस ग्रैंड विटारा के ओनर को, जो कि है मिस्टर रवि। और भाई कैसे हो? बस बढ़िया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत वेलकम है अपने चैनल पे। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो माई सेल्फ रवि, और मैं आईटी में जॉब करता हूँ। करीब 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। सो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कभी विटारा? ये करीब 2 साल 3 या 4 महीने जैसा हो गया मेरे को लिए। 2 साल के ऊपर हो चुका है। 2 साल के ऊपर हो गया। एंड कितने किलोमीटर्स हो गए? 22,000। ओके, तो 2 साल पहले ली तो उस समय व्हाट वाज द ऑन रोड प्राइस एट दैट टाइम? दैट टाइम प्राइस वाज लाइक 12 lakhs रुपीज़ एंड 10 to 12,000 ऑन रोड। मैंने वडोदरा में बाई किया था, गुजरात में। वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कम है कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट्स। आरटीओ वगैरह वो सब मिला के तो 12 लाख में मुझे मिली थी बेस मॉडल। ओके, बेस मॉडल ही। हाँ। सो इससे पहले कौन कौन से कार ओन करते थे आप? इससे पहले सबसे पहले मेरे पास करीब 5 years पहले सबसे पहले मैंने वॉक्सवैगन का वेंटो लिया था सेकेंड हैंड में, TDI। वो डीजल था, ऑटोमेटिक था। तो 2 साल करीब वो चलाई। फिर उसके बाद वो सेकेंड हैंड थी जो वॉक्सवैगन थी। फिर उसके बाद मैंने i10 लिया, उसको भी करीब 2 साल चलाई। i10 पेट्रोल में? i10 पेट्रोल में थी और BS4 मॉडल था। वो करीब 11 साल ऑलरेडी चली हुई थी, बट फिर भी अच्छी चलती थी। तो 2 साल मैंने उसको अच्छे से वही कार चलाई कि बहुत पूरा अपना जो हाथ साफ जो होता है जो एज अ फर्स्ट कार, एकदम, तो वो वही थी। वेंटो का थोड़ा सेकेंड हैंड डीलर का इश्यूज था, कार में भी इश्यूज था, तो उसको मैंने उतनी नहीं चलाई जितनी i10 चलाई। i10 10-12 हज़ार चलाई और उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, सो आपने कहा वेंटो लिया आपने। सो डीजल में थी तो वॉक्सवैगन कोई जो इंजन है मैंने सुना है पावरफुल है या चलाने में मज़ा आती है, परफॉर्मेंस वगैरह। तो तभी भी उसके बाद आप पेट्रोल में क्यों गए और वापस न्यू गाड़ी में भी पेट्रोल में जाने का क्या रीज़न है? पेट्रोल में जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पेट्रोल मारुति ने बंद कर दिया था बनाना, और बहुत सारी कंपनीज ने बंद कर दिया था बनाना। गवर्नमेंट का पॉलिसीज डीजल वाला बोल रहे हो? हाँ। जैसे कि अभी आप दिल्ली में देख लो, वहाँ पे डीजल कार आई थिंक 10 साल ही अलाउड है, फिर उसके बाद आप डीजल नहीं चला सकते। तो मेरे को कार लेना था एटलीस्ट फॉर माई नेक्स्ट 15 years। ओके, सो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कहीं भी हो स्टेट ने की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई तो आप 10 साल बाद बेच दो, तो वो सब मुझे टेंशन नहीं चाहिए था। और डीजल मुझे चाहिए था क्योंकि माइलेज अच्छा होता है डीजल का। तो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न कि पेट्रोल भी हो और हाँ थोड़ा किफ़ायती भी हो। डीजल मोस्टली लोग आई थिंक इसीलिए लेते होंगे कि थोड़ा पैसे कम होता है पेट्रोल से।
तो ये मारुति मेरे को वो सब क्राइटेरिया में सेटिस्फाई कर रही थी कि इवन दो इट इज़ पेट्रोल, इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट, सो दैट वाज द रीज़न कि मैं पेट्रोल पे आया और मारुति पे आया। ओके, डीजल में ज़्यादा माइलेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। हाँ, और डीजल में आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है, मतलब उसका टॉर्क एंड पावर ज़्यादा रहता है। यस, सो वो एक रीज़न रहता है डीजल पे जाने का। बट आपका मेन रिक्वायरमेंट आपका क्या था, मतलब मेन रिक्वायरमेंट? सो ये गाड़ी लेने के पहले मेन रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं था, बट कि सबसे पहले मुझे एसयूवी चाहिए था। और अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो कि डीजल से आपने पेट्रोल क्यों लिया, आपने डीजल क्यों नहीं लिया, तो मेन रीज़न यही है कि पेट्रोल का लेने का कि जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड ऑल, और ये मैंने पेट्रोल में चलाई है। इसका सबसे पहले इंजन बहुत साइलेंट है, वो आई थिंक डीजल में उतना साइलेंट नहीं आता। ये गाड़ी चालू भी रहती है तो अंदर से पता नहीं चलता कि ये गाड़ी चालू है, तो दैट वाज द रीज़न। और डीजल का वेंटो का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा इतना अच्छा नहीं था, नॉट बिकॉज कि वेंटो इज़ नॉट अ गुड कार, इट इज़ अ वेरी गुड कार, बट मैंने लिया था डीलर से तो शायद उसने मुझे उतनी अच्छी कार नहीं बेची। उसने मुझे जो उसका मैकाट्रॉनिक आता है वेंटो का, जो ऑटोमेटिकली गियर हैंडल करता है, उसमें इशू आ गया था। वो बहुत काफ़ी महंगा आता है, 2 से 2.5 लाख का आता है मैकाट्रॉनिक, और उसमें कुछ इशू था। उससे पहले क्लच प्लेट में इशू था, जो क्लच प्लेट 40,000 का आता है, वो मैंने खर्चा कराया। इवन दो 5.5 लाख की कार ली, उसमें ये क्लच प्लेट का इशू आया, वो फिक्स कराया। फिर मैकाट्रॉनिक का इशू आया, तो इतने सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड। और प्लस मैंने सेकेंड हैंड ली थी, मेरा फर्स्ट कार था, तो माई एक्सपीरियंस वॉज सो बैड। इवन दो आई ओन दैट कार फॉर 2 years, आई डिड नॉट ड्राइव इवन 2000 kilometers. सो worst experience in that car, not because it is not a good car, but because of might be the dealer and my experience. बट अच्छा चीज़ उसमें ऐसा हुआ कि जब मुझे बेचना था, इवन दो 1 साल ऐसे घर पे पड़ी थी, बट मैंने कुछ ऐसे ट्राई किया, वो खुद ही ठीक हो गया। मैकाट्रॉनिक रोबोटिक होता है, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। वो आप जाओ वॉक्सवैगन के शोरूम पे, उसको पूरा ही मैकाट्रॉनिक रिप्लेस कराओ। ओके, पूरा ही चेंज कराओ। उसमें आप कुछ रोबोटिक पार्ट होता है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो लकीली वो खुद ही ठीक हो गया। उसको मैंने चलाया थोड़ा, तब मैंने चलाया 1500-2000 जो भी चलाना था, तो देयर वॉज सम प्रेशर ऑन माई माइंड कि अब ये कार को बेचना है। तो मैंने कार्स 24 को अप्रोच किया और उन्होंने उसी दिन ले लिया, पैसे भी उसी दिन आ गए। मैंने 5.5 लाख में लिया था और 50,000 खर्चा कराया था क्लच प्लेट का। मैकाट्रॉनिक में कुछ नहीं कराया था, वो खुद ही ठीक हो गया। टोटल 6-6.25 लाख का मुझे कार पड़ा था। चलाया मैंने 2-3 हज़ार ही था, और बेचा मैंने 3.5 लाख में। 3 लाख का मुझे लॉस हुआ। सो मैं जब वेंटो ऐसे लेके घूमता था तो मैं देखता था मारुति की बहुत सारी कार है, इसका सर्विस बहुत अच्छा है, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। आपका क्लच प्लेट इसका 40,000 नहीं या 20,000 या 15,000 का ही आ जाता है। तो सर्विस एकदम परफेक्ट है। और सर्विस के बारे में आपको बताऊंगा कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। तो मुझे ऐसा कार चाहिए था कि मुझे टेंशन कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा अभी है कि मैं काफ़ी लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, कहीं भी, जैसे सब लोग को जाना रहता है लद्दाख वद्दाख, तो कुछ भी ऐसा इशू नहीं आना चाहिए जैसा मैंने वेंटो में फेस किया। सो रिलायबिलिटी वाज द मेन कंसर्न। सो विच आई थिंक मारुति वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है। बहुत ही रिलायबल कार है, ऐसा कोई इशू नहीं मैंने आज तक देखा कि भाई किसी के घर पे मारुति 2 साल से पड़ी है बिकॉज वो उस पर खर्चा नहीं करा पा रहा। सो काफ़ी चीप है और सर्विस ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल इंडिया अवेलेबल है। सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न मेरा ये कार का लेने का और स्पेसिफिकली पेट्रोल लेने का। जैसे कि आपने कहा आपको ऐसी कार चाहिए जो कि आपको 15 ईयर्स तक रखनी है। सो जिस हिसाब से 15 ईयर्स तक रखनी है, तो आपको ऐसा लगा नहीं बेस मॉडल मतलब ले रहे इतने फीचर्स इसमें आते नहीं हैं? हाँ, करेक्ट। सो क्या मतलब अभी 15 ईयर्स तक रखोगे तो फीचर्स वगैरह का क्या मतलब? करेक्ट। तो गुड क्वेश्चन। सबसे पहले क्योंकि फीचर तब देखो ये करीब 2.5 साल हो गया है, तो इसमें बेस मॉडल में भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। हाँ, तो इसके अंदर है। हाँ, इसके अंदर है। इवन दो इट्स बेस मॉडल, वो चीज़ है। ऑटोमेटिक सारे जो होते हैं मिरर्स वो सब ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक खुद ही फोल्ड हो जाते हैं। तो इवन दो इट्स अ बेस मॉडल, आपको ऐसा फीचर की कुछ जो बेसिक फीचर है उसकी कुछ कमी नहीं है इसमें।
इवन दो इट्स बेस मॉडल, 2 स्पीकर आगे ऑलरेडी है ओके कंपनी की तरफ से। मैंने जो डलाया है इसमें जो डिस्प्ले डलाया है और पीछे बस 2 स्पीकर डलाया है और कैमरा, ओके वो करीब मुझे 9,000 में वो पूरा हो गया आफ्टर मार्केट। इवन दो मुझे इतना आइडिया नहीं था, वो सब मुझे कंपनी से ही कराना था, जो कंपनी से 35,000 पड़ रहा था। बट ये मेरे से गलती हुई कि मैंने उसको वो बाहर से आफ्टर मार्केट डलाया सस्ता वाला, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था। मैंने तो आफ्टर मार्केट में भी जाके बोला कि भाई सबसे अच्छा वाला डालो, तो उन्होंने सबसे अच्छा यही डाला है जो आई थिंक खराब ही है। तो ये मुझे चेंज कराना है। इसके जो ऊपर वाली मॉडल आती है ये सिग्मा है, इसके ऊपर डेल्टा आती है, तो उसमें ये डिस्प्ले जो है वो आता है और चारों स्पीकर ऑलरेडी आते हैं और क्रूज कंट्रोल आता है। तो 1.5 लाख में वो ये लोग ये सारे फीचर दे रहे थे। आई एक्सेप्ट कि मुझे वो वही कार लेना था, भले 1.5 लाख महंगा था थोड़ा। अपने तो उतना देखो लेते टाइम यही सोचते हैं कि यार क्या सस्ता मिल जाए। yes, बराबर। तो ये सोच के मैंने वो 1.5 लाख बचाने के चक्कर में मैंने अपना थोड़ा सा नुकसान करा लिया है, क्योंकि मेरा देखो अभी ड्राइव होता है यहाँ से, जैसे अपने पुणे में है, तो मेरा होम टाउन है वडोदरा, तो ऑलमोस्ट 520 किलोमीटर्स है। रोड्स तो अच्छे हैं काफ़ी, हाईवे मतलब अभी कहीं कहीं ख़राब है, पर तो मेरे को लगता है कि ये क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ वहाँ पे बहुत है। ओके। तो वो फीचर की मुझे कमी अभी लगती है। 2.5 साल पहले ऐसा क्रेज़ था कि यहाँ क्या करना है क्रूज़ कंट्रोल का, वो मज़ा तो वही है ना चलाने में, खुद से अपने हिसाब से चलाओ, और मैं क्यों क्रूज़ कंट्रोल, मेरे को तो गाड़ी चलानी है इसलिए ले रहा हूँ। बट अब रेगुलर चलाते रहते हो तो आपको थोड़ा सा बोर लगता है, तो वो क्रूज़ कंट्रोल का एक फ़ीचर मुझे कमी लगता है। और बाकी ऐसा जो सनरूफ है वो सब उसका मुझे शौक ही नहीं है, तो मैं इसके लिए अपर मॉडल में नहीं गया। और बस यही सब है। बाकी जो जैसे मैंने बताया बेसिक फीचर्स, सीट, फिर वो लोग ने एक्सेसरीज़ में ये सब कुछ दिया था, जो रेन वाइज़र है, 360 डिग्री जो नीचे मैट है, वो सब कंपनी का जो सीट कवर है वो सब अच्छा क्वालिटी का मारुति ने मुझे दिया है उसके साथ। और बेस जो ये यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं ना, इसी पे ये सब बेस मॉडल में एक्चुअली नॉर्मल कार्स तो नहीं देती, पर ये बेस मॉडल से ये सब दे रही है। पीछे का जो लाइनिंग है पूरा कनेक्टेड है ग्रैंड विटारा का, तो ऐसा कुछ बाहर से आप बता नहीं सकते। बाहर से देख के लगता नहीं बेस मॉडल है, बेस मॉडल है। अंदर से भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखो, आप सोचोगे एक ऊपर ही है, एक मॉडल ऊपर बेस कह सकते हैं। हाँ, सेकंड बेस कह सकते हैं। तो तब मुझे कमी सिर्फ डिस्प्ले की लग रही थी, वो मैंने बाहर से डला दिया। बाकी सीट कवर वगैरह आपने शोरूम से डलवाए? हाँ, वो एक्सेसरीज के साथ वो लोग ने दिया। इतना कॉस्ट किया उन्होंने? कुछ नहीं, ये 12,10,000 के अंदर ही था। हाँ, ओके। बाकी आपका एक्सेसरी जो बाहर से लगे उसका बैड एक्सपीरियंस है? मतलब उसका बैड एक्सपीरियंस है, वो नहीं डलाना चाहिए मेरे को लगता है। भले 30,000 जाए, आप कंपनी से डलाओ, अच्छा डलाओ, बाहर से मत डलाओ। और क्रूज कंट्रोल जैसे कि का वो तो वही मतलब है, लगता है आज के समय में मतलब मज़ा भी आती है उसमें। एक बार सेट कर दिया, रिलैक्स होके, हाँ रिलैक्स होके लॉन्ग ड्राइव के लिए आई थिंक इट इज़ अ मस्ट। आप शुरू में कार लेते हो तो इतना नहीं सोचते, आप सोचते हो आप ही चलाओगे, आप क्यों दोगे। बट आफ्टर ये कुछ रूटीन अगर सेट हो जाए आपका, कहीं लंबा जाना ही हो, तो वो बहुत मिसिंग लगता है वो फीचर। बाकी इसमें हेडलैम्प्स का ये बेस मॉडल है, तो येलो लाइट आती थी, तो इसका थ्रो कैसा था? हाँ, आई डोंट रिमेम्बर इसमें येलो लाइट आती थी कि यही आती थी, बट लाइट बहुत कम आती थी। येलो ही थी बेस मॉडल में? हाँ, शायद येलो ही थी। आपने चेंज कराया ना उसी दिन जब मैंने वो चेंज कराया था 9,000 में, तो ये लाइट्स भी मैंने, वो लोग नहीं सजेस्ट किया कि आपको हाईवे पे ऐसे ये फायगा नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त भी था वहाँ पे, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है हाईवे का, तो उसने बोला बहुत कम है, तो ये डला लो। आई थिंक इट इज़ डोंट रिमेम्बर, बट 120 वॉट है। बट ये भी उतना सफिशिएंट नहीं है जितना आगे से कोई बड़ी कार आती हो उनका थ्रो, तो थोड़ा वीक है। बट मैं सोच रहा हूँ इसको अपग्रेड कराने का, बट ये चल जाता है ऐसा। अब कंपनी वाला जो है ना बेस मॉडल में, वो आई थिंक वो आप हाईवे पे उतना यूज़ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कंपनी से जो आता है उसमें बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, उसमें बिल्कुल। और 120 वोट भी आजकल बहुत कॉमन है, लोग तो इससे ज़्यादा कई पावरफुल लगाते हैं। हाँ, तो वो लोग ने मुझे वही बोला कि ये 120 वाट आप लगा रहे हो, तो मुझे वही सोचना था कि भाई ये कुछ इफेक्ट ना करे मेरे बैटरी पे, ऐसा कुछ इशू ना करे। तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं है। और वो लोग ने बोला था तभी कि ये तो आप कम ही डला रहे हो, लोग 250 वाट के भी डलाते हैं, और ऊपर से हाई बीम पे चलाते सामने से आते। हाँ। शोरूम एंड बाइंग एक्सपीरियंस की बात करना चाहूँगा। अभी वडोदरा से लिया आपने, सो
ऐसा कुछ स्टेट वाइज डिफरेंस पड़ता है ना, मतलब लेने में? आरटीओ टैक्स का पड़ता है। तो ठीक है, आपने वहाँ से कहीं से भी जो भी आपके हिसाब से शोरूम से, तो आप मतलब पहुँचे कैसे उस शोरूम पे, कैसे कुछ आपने इसकी रिसर्च की गाड़ी के बारे में? अच्छा, कैसे कुछ मतलब कंफर्म कर दिया कि मुझे विटारा ही लेनी है? ओके। एंड पर्टिकुलर शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि आपने सोचा कि मुझे सर्विसिंग वगैरह मारुति की अच्छी लगेगी, मतलब नो डाउट आप 15 साल तक कोई दिक्कत नहीं देगी, तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट, बिहेवियर शोरूम का, फिर सर्विस आपने करे वो एक्सपीरियंस, ठीक है सर्विस का अपन बाद में बात करेंगे अंदर बैठ के, पर शोरूम का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था मारुति का? बिकॉज यू वॉज दी मतलब फर्स्ट कार ही आपकी, और ये भी नई कार थी आपकी, सो कैसा कुछ था शोरूम का एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल गाड़ी की? ओके, सो डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट न्यू कार है। इसके पहले जो 2 सेकेंड हैंड थी, तो सबसे अच्छी मतलब सबसे बड़ा खर्चा मेरा यही है। तो इसका लेने का पर्पस, क्योंकि जब मेरे पास ये नहीं थी तब मेरे पास i10 थी जो मतलब ठीक थी, उसी में सब मैंने सीखा था। ये मेन लेने का जब मेरे को कब फर्स्ट टाइम मैंने कब ग्रैंड विटारा को देखा था ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था ऐसे बैक ऑफ द माइंड कि मैं ये कार मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो कहानी ऐसी थी कि मैं वडोदरा में ही था, मेरे होम टाउन में, और मैं रात को मुझे वॉकिंग में करता था, तो मैं अकेले ही था, मैं वॉक कर रहा था, ऐसे ही खाली सड़क थी और रात का टाइम था, और ये खड़ी थी वो कार और ऊपर से लाइट गिर रही थी इस पर। तो पीछे साइड से मैंने देखा कि यार ये कौन सी नई कार है, क्योंकि 2.5 साल पहले आई थिंक इतना ग्रैंड विटारा नहीं दिखती थी जितना अभी दिखती है। तो जब फर्स्ट कार देखा कि ये कार, और वो कार थी पूरी डार्क रेड थी, आई डोंट नो अभी आती है कि नहीं, या फिर वो सबसे टॉप मॉडल में ही अभी शायद आती है। पूरी डार्क रेड थी और ऊपर वाइट थी, और पीछे से सिर्फ मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि, मैंने सोचा नहीं था कि ये मारुति ऐसी डिज़ाइन बनाई होगी, मुझे लगा कि ये छोटी रेंज रोवर है। डेफिनेटली मुझे यही लगा देख के, पीछे से बहुत प्यारी लग रही थी, और आई थिंक रेंज रोवर का रेड और वाइट वो लोग ऐसा कुछ बनाते हैं। तो मैंने देखा कि ग्रैंड विटारा, तो इसका नाम भी बहुत ही अलग लगा, यूनिक लगा। तो मुझे नहीं लगा था कि ये मारुति की कार है, बट मैंने उसका देखा एस लोगो, तब मैं एकदम शॉक हो गया कि मारुति ने ये बनाई है ग्रैंड विटारा। फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया, फिर देखा कि टोयोटा में भी आती है इसकी हाई राइडर, सेम थोड़ा सा बस आगे से चेंज है हाई राइडर का। और टोयोटा में वो भी, मेरे को टोयोटा भी लेने का प्लान था, बट उसमें मैंने ये रिसर्च किया था कि अगर आपको बेस मॉडल लेना है तो आप मारुति का लो, अगर आपको टॉप मॉडल लेना है तब लो आप टोयोटा का, क्योंकि आई थिंक जो इंजन है वो बेस मॉडल में वो भले आप टोयोटा लो, हाई राइडर या ये लो, इंजन मारुति का रहता है। पर आप अगर टॉप मॉडल लोगे तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला है, उसमें वो टोयोटा का इंजन है। बाकी ये इंजन दोनों में सेम ही, ये वाला बेस मॉडल में तो वो कुछ 30,000 40,000 महंगा है। तो आई एम पेइंग फॉर द इंजन ना, सो इफ कंपैटिबिलिटी ऑफकोर्स ये मारुति का ही है सब कुछ, तो इसका थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर ऊपर वाला लेना होता तो मैं ज़रूर वही हाई राइडर ही लेता, टोयोटा वाला, क्योंकि उसमें उसका इंजन है, उसका कंपैटिबिलिटी आई थिंक अच्छा होगा। तो मेन रीज़न वो था कि ऐसा लव एट फर्स्ट साइट हो गया था कार से, और इसके जो लुक से उसने अट्रैक्ट कर दिया मेन, पीछे से जो रियर लुक थी वगैरह। और 2.5 साल पहले तो मैंने कार ली थी, सॉरी मैं आई थिंक ये मैं 3.5 साल पहले देखा था। अच्छा, देखा पहले था? देखा तो 1 साल 1.5 साल पहले था। फिर मैं बैंगलोर चला गया था, और बैंगलोर में थोड़ा कॉमन था, मेरे होम टाउन में तब इतना कॉमन नहीं था, तो बहुत सारी ऐसे ब्लू में अलग अलग में दिखती रही, तो बैक ऑफ द माइंड सेट होता गया इसको, जैसे अपना कोई भी कार पसंद हो वो ज़्यादा दिखती है। बराबर। तो ये हर जगह दिखता था, मेरी वाइफ भी थी तब बैंगलोर में साथ में, तो वो भी काफ़ी देख के उसको भी अच्छा लगा, क्योंकि क्रेटा से ऐसे देखने जाओ ना तो ये थोड़ी लंबी है, ऐसा लगता है बाहर से, क्रेटा थोड़ी चौड़ी है बट ये लंबी ज़्यादा है, बूट स्पेस ऐसा ज़्यादा लगता है, बोनेट थोड़ा और आगे निकला हुआ है। तो मेन तो पीछे का डिज़ाइन और एकदम प्रॉपर एसयूवी लगती है ये, तो वो मेन रीज़न था। और फिर ऑफकोर्स मैंने जो पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे भाई रिलायबल चाहिए, तो मारुति इज़ वेरी रिलायबल। इंजन में ऐसा कोई इशू नहीं आता है, 15-20 साल आप एकदम रगड़ो, क्योंकि बहुत सारे अपने पेरेंट्स लोग भी है या फिर पुराने लोग हैं, मारुति ने बहुत सबने यूज़ किया है। आई थिंक वो 15-20 साल वो लोग मारुति का ही रहता है, रखते थे, वो लोग भी 15 साल 20 साल रखते थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मारुति का इंजन ऐसा कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो दैट इज़ वाई ये कार मैंने सेलेक्ट किया। और मैंने क्रेटा का भी और क्रेटा किया, सेल्टोस और ये दोनों भी किया था, पर क्रेटा का थोड़ा सा इशू था, मैंने सुना था कि पीछे का थोड़ा स्टिफ है जंपर,
वो पीछे इतना रिलैक्स्ड कंफर्ट वो नहीं है राइड पीछे वालों के लिए, थोड़ा बैक में इशू आ सकता है उसमें। तो ठीक है, राइवल्स पे अपन वापस आएंगे, लेकिन मैंने एक और चीज़ पूछी थी आपको शोरूम के बारे में। शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा था? सॉरी नहीं, शोरूम का एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी अच्छा था शोरूम का। मैंने 3 से 4 नेक्सा के जो शोरूम थे मेरे होम टाउन में, वहाँ पे मैंने सब पता किया था। अलग अलग जगह से प्राइस निकाली थी, कोई 12.5 लाख बोल रहा था, कोई 12.35, एकदम कॉस्ट कम कराने के बाद फिर तीसरा मैंने फाइनल किया जो 12.10 पे आ गया था। ओके, तो अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। वो लोग ने जब कार डिलीवर करने को बोला सेम डेट पे किया, सेम कलर जो मेरे को चाहिए था वो कलर अवेलेबल था वो लोग के पास। तो डिलीवरी एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही बढ़िया था। जैसा मैंने बोला मेरे को फ़ोटो थोड़ा शूट करवाना था, वो सब वो लोग ने सब कुछ हेल्प किया उसमें। और जैसे कि वो एक्सेसरीज़ का होता है, वो कुछ एक दिन डिले था बट वो अगले दिन में गया तो वो सब कुछ वो लोग ने और डाल के दे दिया। कितना वेटिंग मतलब पीरियड बोला उन्होंने, कितने दिनों में दे दी उन्होंने? वेटिंग पीरियड इसका तब कुछ 3 महीने जैसा था आई थिंक इसका वेटिंग पीरियड, क्योंकि बट जब मैंने ये लिया था वो लोग के पास अवेलेबल था, तो वो 1 हफ्ते में वो लोग ने बोला था कि हम लोग दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो वाला शोरूम भी चूज़ किया, 1 हफ्ते में ही वो लोग ने मेरे को डिलीवर कर दिया था। और कलर मेन रीज़न ये लेने का, यानी कि जो डार्क कलर है तो उनको मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, ज़्यादातर वाइट एंड सिल्वर को प्रेफर करते हैं, लाइट कलर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है कलर के साथ में? एक्चुअली ग्रे मेरा सबसे पहले फेवरेट कलर है। हाँ, इसीलिए मैंने, और ये ग्रे में काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो प्रोफेशनल लुक होता है हाँ, वो ग्रे में आ रहा था। ब्लू तब बहुत कॉमन हो गई थी। ब्लू आई थिंक ग्रैंड विटारा का वो जो ऐड करते थे वो सब ब्लू कार में करते थे। ब्लू काफ़ी अच्छी लगती है ग्रैंड विटारा पे, पर थोड़ा कॉमन था ब्लू, इसलिए मैंने ग्रे लिया। इवन दो वाइट कलर भी इस पर बहुत ही प्यारा लगता है ग्रैंड विटारा पे, तो उसमें ज़्यादा खिल के आता है वाइट कलर में। और वाइट कलर में मेंटेनेंस का भी कोई इशू नहीं रहता, बट ये कलर मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और ये काफ़ी मेरे को प्रोफेशनल लुक दे रहा था ग्रे वाला, इसीलिए मैंने। सो आप वापस राइवल पे आते, जैसे कि आप कह रहे थे इसकी जो कज़न मतलब सेम ब्रांड की टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, हाँ, तो उसमें तो आपको मतलब ऐसा मारुति में आना था, वैसा आपका रीज़न था। हाँ, जैसे उसमें आपको वारंटी एंड सर्विस थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। यस, टोयोटा में आप जाएंगे तो yes. बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो बेस मॉडल के हिसाब से तो मारुति बेस्ट है ये, आपका सही है। करेक्ट। और जो क्रेटा भी आपने देखी, हाँ, तो क्रेटा का एक्सपीरियंस आपने जैसा कि आपको कंफर्ट वगैरह शायद अच्छा नहीं लगा ना उसका क्रेटा का? एक्चुअली क्रेटा का मैंने ऐसा पर्सनली पिलियन का एक्सपीरियंस नहीं किया है। जो भी मैंने देखा था ऐसे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही देखा था कि रिव्यूज़ अपने कार लेने के पहले बहुत देखते हैं, तो वो सब मैं रिसर्च करता था। क्रेटा का मैंने यही चैनल्स में देखा था कि जो पीछे है उसका थोड़ा सा स्टिफ है जंपर। पीछे लॉन्ग अगर कोई राइड पे जाना है तो दिक्कत आ सकती है, बैक पेन हो सकता है। अब आई डोंट नो कि वो सही में ऐसा है कि नहीं। क्रेटा का एक अच्छी बात था कि वो ज़्यादा 3 लोग और ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थोड़ा चौड़ा है क्योंकि वो थोड़ा सा विड्थ तो हाँ ये लंबा है। तो बट फिर भी हम लोग 3 जन आराम से वो इसमें बैठ के देखा, तो वो इशू मेरे को बिल्कुल इशू नहीं लगा। इसमें भी आराम से बैठ सकते हैं, वो पीछे का सपोर्ट जो होता है वो सब दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने क्रेटा ना लेके यही लिया, क्योंकि क्रेटा तो वैसे भी बहुत तब कॉमन थी, ये न्यू कार आई थी तो अच्छा न्यू थी। इसकी लुक वगैरह आपको अच्छी लगी होगी? लुक वगैरह पीछे का लुक तो बहुत अच्छा था। और जो इसके राइवल थे जैसे किया की सेल्टोस हो गई, फिर बाकी जो वही फोक्सवैगन की ये आती है अपनी टाइगून, स्कोडा की कुशाक वगैरह, ये भी इसके राइवल ही है। तो वो सब आपने ऐसा कंसिडर नहीं किया? स्कोडा मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि मेरे वॉक्सवैगन वेंटो में बहुत ख़राब था। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ख़राब था सिर्फ वॉक्सवैगन का, तो उस रीज़न से मैं स्कोडा देखने में बहुत अच्छी लगती है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, पर ऐसा कुछ इशू मेरे को बड़ा खर्चा बाद में नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने स्कोडा नहीं लिया। हाँ, उसका जो मेंटेनेंस वगैरह सर्विस वो हाई एंड पे रहता है इनका। आई थिंक यस डेफिनेटली वो हाई ही होगा, इससे तो हाई ही होगा। सो इसीलिए मैंने वो सब स्कोडा नहीं लिया, इसीलिए मारुति मेन रीज़न था। सो भाई मैं इसके इंजन की बात करूँ ना तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसमें 103 bhp की पावर एंड 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में। सो आपने मैनुअल वाला लिया हुआ है। सो इंजन की बात करें तो कैसा रिस्पॉन्स इसका, इंजन का परफॉर्मेंस वगैरह? परफॉर्मेंस इसमें ऐसे कुछ 1.5 के हिसाब से देखा तो गाड़ी के हिसाब से तो नॉर्मली हो गया, ऐसे कुछ खास नहीं ऊपर वाली वो मिलती है, क्योंकि ये गाड़ी मारुति की आपको पता है लेते किस लिए, ज़्यादा परफॉर्मेंस वगैरह तो देखते हैं इन गाड़ियों में। तो आपको वैसे नॉर्मली कैसा लगा इंजन वाइज इनका?
देखो नॉर्मली जैसा होना चाहिए 100 bhp जैसे कि आपने बोला, मतलब डिसेंट है, ऐसा ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा हाई है। तो 100 bhp मतलब जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना परफॉर्म करती है ये। जैसे कि हाईवे पे है, अगर 100 पे मुझे जाना है तो इतना टाइम नहीं लेती है जितना नॉर्मल पहले कोई अगर छोटी कार से कंपेयर करो, स्विफ्ट से वगैरह से, उसका कुछ 80-87 bhp है, तो उससे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और कोई जेट टर्बो वाले आते हैं उससे काफ़ी कम है। जैसे कि आई थिंक क्रेटा वेटा का भी इससे ज़्यादा 117 bhp है, उसमें थोड़ा पावर ऑफकोर्स ज़्यादा मिलता है। बट इसमें डिसेंट ऐसा कुछ आपको कमी नहीं लगेगा। बट वो जो एकदम क्विक वाला होता है ना, वो आपको इसमें उतना क्विक नहीं मिलेगा, बट डिसेंट है। आपको कुछ ऐसा लैग, आपको कहीं से ओवरटेक लेना है कोई ट्रक वरक को, तो अब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसमें ये सब अच्छे से हैंडल करती है, तो ओवरऑल डिसेंट है। ऐसा कुछ परफॉर्मेंस के बारे में तो कुछ ऐसा इशू नहीं लगा है मुझे अभी तक। ऐसे डे टू डे लाइफ में देखा है तो ऐसे नॉर्मल ही मतलब, बाकी ऐसे तो पंजा दबाए तो गाड़ी हर कोई जाती है स्पीड में, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट स्टेबिलिटी वाइज देखे हाईवे पे तो कैसी है, ऐसे क्या आप इसको टॉप स्पीड कहाँ तक लेके गए? इसको टॉप स्पीड में ये मैं जो मुंबई दिल्ली वाला है उस पर मैंने कोई पैच चालू हो गए हैं, तो वहाँ पे मैंने इसको 150-155 के अराउंड पे ले गया हूँ। स्टेबल है, ऐसे कुछ जैसे कि बड़ी SUV है तो उसके जैसा तो नहीं है, बट 140 के बाद थोड़ा सा इसमें डर लगता है कि भाई मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ। बट 120-140 भी आप जाओ तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप 140 के ऊपर लेके जाओ तब आपको लगेगा कि आप थोड़ा रियली यू आर गोइंग वेरी फास्ट, बट 140 तक तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है स्टेबिलिटी का। आपको गाड़ी एकदम सीधे सीधे जाएगी, और 100-120 पे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप तेज़ चला रहे हो, नॉर्मल है। क्योंकि बिकॉज दिस इज़ एन SUV, सो इसका यही है कि आप तेज़ चलाओगे तो भी अंदर से आपको कंफर्ट ही रखती है ये। और बॉडी रोल वगैरह है उस, आपने इतनी स्पीड पे गए तो बॉडी रोल कैसे? बॉडी रोल मतलब बॉडी रोल जैसे कि जो बड़ी गाड़ी रहती है स्कॉर्पियो वगैरह से झूलती है हाई स्पीड पे, हाँ, तो वो सब इसमें आपको ऐसा फील हुआ क्या? नहीं, वो सब मुझे, जैसे कि बॉडी रोल की बात कर रहे हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं स्कॉर्पियो का जैसा बोल रहा, थोड़ा झूलता है ऐसा टर्न लेने के बाद, वो सब मैंने फील नहीं किया। एकदम प्यार से मक्खन की तरह यूं कहीं भी आपको कट मारना है आप कर सकते हो, क्योंकि इसका इतना ऊंचा नहीं है ये, आई थिंक दैट इज द रीजन। और सो ऐसा बॉडी रोल का कुछ इशू नहीं लगा मुझे, इवन इन हाई स्पीड 100-120 पे मैंने किया है टर्न 1, तो ऐसा कुछ इशू नहीं लगा इसमें। कॉन्फिडेंस ओवरटेकिंग वगैरह में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। 100 पे 120 पे क्योंकि मैं जब इसको चलाता हूँ तो मेरे दोस्त भी चलाते हैं, उनके पास भी अच्छी कार है, तो कभी कभी वो लोग ऐसा वो करते कि ऐसा कैसा चला रहा है, बोला भाई अच्छा है कार, कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। इवन दो एक खाली मैं ऐसा किस्सा बताऊंगा, मेरे एक फ्रेंड के पास पीछे वेन्यू थी और आगे इतनी वो थी, कुछ जा रही थी बस, तो कि मेरे को ऐसा फास्ट, मैं थोड़ा फास्ट ही चलाता हूँ, तो कुछ 100 पे कार थी उसकी भी, और थोड़ा सा आगे से वो गैप था, बस थी आगे, तो मेरे को ऐसे ओवरटेक लेके मैं दोनों के ऐसे एकदम बीच में आ गया, तो एकदम प्यार से आई, ऐसा कुछ इशू नहीं आया। जो पीछे था वेन्यू वाला वो थोड़ा सा मेरा दोस्त ही था, उसको मैं थोड़ा चिढ़ा भी रहा था, तो उसने मेरे को कॉल बैक कर रहा है भाई क्या कर रहा है तो वो थोड़ा डर गया तो ऐसा कुछ इशू नहीं लगा। कभी मुझे फास्ट कहीं जल्दी अपने को जाना होता है वैसा, तो उसमें भी मैंने काफ़ी बहुत तेज़ चलाई है इसको, 120 तो 130 बहुत चलाई है। ऐसा परफॉर्मेंस में नहीं इशू है, ना बॉडी रोल का कुछ इशू है, तो नहीं वो सब कुछ इशू नहीं लगा मुझे। अब कोई अगर हाई स्पीड वाला और अच्छा उसको बड़ी बड़ी कार का शौकीन हो, 140-150 वो चलाता हो तो अलग बात है, बट नॉर्मल यूज़र के लिए ऐसा कुछ इशू नहीं है, इसमें आप ले सकते हो। और बाकी इसके सस्पेंशन वगैरह कैसे? सस्पेंशन अच्छे हैं। इसका एक रीज़न ये भी था इसका सस्पेंशन लेने के लिए, मैं आपको बताया कि क्रेटा का सस्पेंशन पीछे का ऐसा मैंने रिव्यूज देखा था कि कंपैरेटिवली ग्रैंड विटारा का अच्छा है, और पीछे काफ़ी लोग तारीफ भी की है कि भाई पीछे ऐसा सस्पेंशन बहुत अच्छा है, इतना फील गड्ढा नहीं होता है जितना दूसरे कार में होता है, तो सस्पेंशन आई थिंक इसका प्लस पॉइंट सस्पेंशन है, ये नो डाउट है। मारुति जानी जाती है माइलेज के लिए अपने, हाँ,
तो क्या माइलेज सिटी में क्या है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक तो की सिचुएशन, एक हाँ। नॉर्मल ट्रैफिक हो गया, हाँ। और हाईवे की बात करो तो एक तो हाईवे पे कैसे कुछ है वगैरह। हाँ। सो दोनों के मिला के एक तो पहले ओवरऑल माइलेज बता दीजिए सिटी प्लस हाईवे की, एंड सिर्फ सिटी में और एक हाईवे, ऐसे कुछ बता दीजिए। देखो तो अभी डैशबोर्ड पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 15.1 अपने को दिखा रहा है। टोटल 21,600 चली है, तो आई थिंक 21,600 में 15 का ओवरऑल इसने माइलेज दिया है 15.1 का। तो ये हो गया कि सिटी प्लस हाईवे में इतना दे रही है 15.1। और हाईवे पे मैं ऐसे चलाता हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली ये जो दिखा रहा है फ्यूल इकोनॉमी अभी कितना है, तो ये नॉर्मल 18 से 20 पे रहता है आराम से। तो मैं मान सकता हूँ कि ये 20 तो देता ही होगा, हाईवे पे 20 देता है। इवन तो इतना मैंने नहीं नोटिस किया, क्योंकि जितना मैं पेट्रोल डलाता हूँ वो आपको पता चल जाता है कि भाई ये इतना चलेगा, तो उतना चल रहा है क्या, तो बोला हाँ, तो दैट इज आई एम सेटिस्फाइड। सो इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं दिखा कि कितना दे रही है, बट मेरे को ऐसा लगता है 19 इतना दे रही है हाईवे पे, और ओवरऑल इसका 15.1 है। ओके, इसमें वैसे क्रूज कंट्रोल आता नहीं है। हाँ। बट वैसे आप नॉर्मल इसको क्रूज करके चलाते हो क्या 80-90 पे कांस्टेंट आधे एक घंटे तक, ताकि वो अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिल पाए? हाँ हाँ हाँ। तब उस क्रूज करके आप चलाते हो तब कुछ क्या दिखाती है MID में इसकी? तो MID में ये 20 के ऊपर रहता है अगर ऐसे मैं चलाऊँ तो। ओके, इसको सिटी की बात करें तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में? हाँ 15, आई थिंक 15 से थोड़ा कम हो, बट 15 तो होना ही चाहिए यार, मुझे लगता है, क्योंकि कभी काफी 15 से नीचे गया MID में कभी? 15 के नीचे बहुत रफ मैंने चलाया था तो 14.9 गया था, बट फिर वापस आ गया था 15 तो मिनिमम से मिनिमम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं अपन, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? मिनिमम तो आप 15 कर ही सकते हो। अच्छा, हाँ। ओके। और जैसे कि आपने कहा आपको पता है कि इतना पेट्रोल डालोगे तो इतनी चलेगी, यानी कि इसका कितना आप टैंक फुल कितने लीटर पे होता है इतना, कितना लीटर इसमें आ जाता है पूरा टोटल? टोटल इसको मैंने 3700 में कराया है फुल, तो आई थिंक ये क्योंकि टैंक फुल एक्चुअली मैं वडोदरा में कराता हूँ, गुजरात में, वहाँ पे थोड़ा 10 रुपये पेट्रोल सस्ता है। अपने महाराष्ट्र में 104 है, वहाँ पे 94 है। तो उस हिसाब से देखो तो आई थिंक 40 लीटर जैसा आई थिंक आता होगा, क्योंकि 3700 में फुल हो रही है तो। ओके, तो उतने लीटर में कितना कुछ चल जाती है पूरी ओवरऑल गाड़ी? ओवरऑल आई थिंक अभी एग्जैक्टली मैंने नहीं किया, बट फुल कराने के बाद 678 मुझे एक बार दिखा रहा था, वो मुझे याद है, 678 किलोमीटर रेंज दिखा रहा था। सो 600-700 मे बी 600-700 किलोमीटर। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा, उसके लिए फेमस है मारुति अपनी सर्विस के लिए। सो जैसे कि आपके 21,000 के ऊपर किलोमीटर हो गए, कितनी सर्विस हुई अभी तक इसकी? फ्री कितनी हुई और पेड वाली कितनी हुई? जो फ्री सर्विस है 3 वो हो चुकी है इसकी, और अभी पेड वाला 1 कराया है। टोटल 4 सर्विस मैंने इसकी करा दी है। तो सर्विस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप कुछ ख़राब रिव्यू डाल देते हो मारुति में तो दे कॉल यू बैक कि सर क्या हो गया, आप इस बार क्यों ऐसा दिया। तो मैंने बोला कि यार वॉश क्वालिटी या फिर कुछ थोड़ा स्टिफनेस मुझे जैसा लग रहा था हैंडल में। तो वो लोग ने बोला सर कोई नहीं, आप वापस लेके आइए, हम सब आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे, बट आप हमको 10 स्टार ही देना। तो वो बहुत अच्छा है वो लोग का, वो लोग फॉलोअप लेते हैं कि आपने रिव्यू ख़राब अगर थोड़ा दे दिया शोरूम के सर्विस सेंटर को तो दे विल कॉल यू बैक कि भाई क्या हुआ, इशू क्या है कस्टमर को। सो वो लोग वो सब पूरा अच्छे से वापस से वो लोग करके दिया। तो कभी भी गया हूँ सर्विस सेंटर पे, वेरी अप्रोचेबल पर्सन फ्रॉम मारुति सर्विस सेंटर। सो हर जगह का 2-3 जगह से मैंने ऐसा रिव्यू भी सुना था मारुति का सर्विस बेस्ट है। सो ओवरऑल तो सर्विस का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट ऐसा सर्विस में जैसा कुछ आता है कि ये सर्विस पे इतना ये खर्चा होता है, तो वो रहता है। और हर सर्विस में आप 8 से 9 हज़ार तो मान के ही चलो, क्योंकि हर में कुछ व्हील बैलेंसिंग होता है। कोई सर्विस जो आपकी पहली जो पेड सर्विस है उसमें कितना कॉस्ट है? पेड सर्विस वाला जो ये फर्स्ट पेड सर्विस था ना, उसमें मुझे 11,000 समथिंग पड़ा मुझे। 11,000 इतना कैसे आ गया? इतना क्योंकि वो लोग ने बोला कि कुछ इसमें होता है, जैसे कि आप फर्स्ट पेड सर्विस कराते हो ना, वो थोड़ा सा महंगा होता है। ऐसा क्या मेजर चेंजेस इसमें चेंज हुई सर्विस में? मेजर चेंजेस तो बस कुछ नहीं, ऑयल चेंज किया वो लोग ने, वो कुछ आई डोंट नो 2500 उसका होगा, और वो लोग का जो चार्ज होता है 1800 सर्विस का वो लिया होगा, और व्हील बैलेंसिंग किया था वो लोग ने, तो वो रहा।
कुछ ऐसा बड़ा इशू हुआ था क्या? बड़ा इशू कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्योंकि इतना फिर कैसे आ गया 11,000? क्योंकि मैंने मतलब और भी ओनर के किए हुए, सफारी की, XUV700 की, उनके आते उतने 10,000 11,000। सो इसका मारुति सर्विस के लिए फेमस है, इतना 11,000 कैसे आ गया? वो लोग ने एक तो बोला था कि जो जंपर है सस्पेंशन वो सारे निकाल के वो लोग सर्विस करते हैं उसका। तो वो एक उसका कुछ 2,500-3 हज़ार उसका चार्ज था। तो फर्स्ट पेड सर्विस में ये शायद कराना होता है। तो वो लोग ने मुझे बोला था, तो वो मैंने कराया था 2,500-3 हज़ार का, वो भी दिया था। तो टोटल ये सब मिला के 2,500-3 हज़ार आप उसका जंपर का सर्विस का मिला लो, 2,500-3 हज़ार ऑयल चेंज का मिला लो, तो 5,000 ऐसे होता है। और व्हील बैलेंसिंग जो भी है उसका आई डोंट नो 1,500 और कितना था, तो ऐसा कुछ होता है। फिर चार्ज उनका 1,800, वो मिला के 8-9 हज़ार ऐसा हुआ। और भी कुछ 2,000 में हाँ कूलेंट आई थिंक चेंज हुआ था, वो 1,000 का कुछ ऐसा आता है, कूलेंट चेंज किया था। फिर और तो कुछ खास ऐसा नहीं किया था। बट यही है कि जो आता है अब मे बी मुझे भी थोड़ा ज़्यादा लगा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 11,000 जाएगा। आई थिंक 6-7 हज़ार में हो जाना चाहिए था। बट हाँ मुझे फर्स्ट में इतना 11,000 पेड सर्विस लगा है। ओके, तो आपको लगता है वर्थ इट है वो इतना? नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। मैं बोला 6-7 हज़ार ही होना चाहिए था। बट 11,000 थोड़ा ज़्यादा तो मुझे लगा है। और ऐसा कुछ उसके बाद खास मुझे चेंज भी नहीं लगा सर्विस के बाद कि कुछ ज़्यादा, ड्राइव क्वालिटी वैसा ही है। सो मे बी वो लोग ने थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया या फिर क्या। कहाँ से करवाई थी सर्विस? सर्विस मैंने वडोदरा से कराई थी। शोरूम से ली वहाँ से? नहीं, वहाँ से नहीं, मेरे घर के पास वाले से। मैंने वहाँ से कभी नहीं कराई शोरूम वाले से, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। जो मेरे पास में है एक कटारिया का है सर्विस सेंटर, हाँ, तो वहीं से मैंने कराई थी। ओके, आपने एक मुझे स्टीयरिंग का इशू बताया था, जैसे कि इसमें स्टीयरिंग तो स्मूथ आते हैं मारुति में नॉर्मल, बट आपको क्या इशू था स्टीयरिंग में? स्टीयरिंग में जब मैं इसको चला रहा था ना 2 साल, तो मुझे कुछ इशू नहीं लगा। फिर मेरे भाई ने अभी न्यू फ्रॉन्क्स ली थी मारुति की, तो उसका जब मैंने स्टीयरिंग देखा वो काफ़ी लाइट है, मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मक्खन की तरह है। तो वो चलाने के बाद में फिर इस पे मैंने चलाया ना, तो ये मुझे काफ़ी स्टिफ लग रही थी, हार्ड लग रही थी। आई डोंट नो कि ये इसका ऐसा है, आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतना अभी ध्यान में नहीं रहता है कि अपने रोज़ चलाते हैं। बट वो चलाने के बाद थोड़ा सा हार्ड लगा था, तो मुझे ये वाला चीज़ दिखाना है। ये थोड़ा सा स्टिफ लगता है मुझे जब अपने ड्राइव करते हैं तो। बाकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी? ब्रेकिंग तो अच्छा है। ऐसा लगा कि गाड़ी कहीं पे कॉन्फिडेंस टूटा क्या, ऐसे रुकेगी नहीं गाड़ी? नहीं, कभी नहीं। ब्रेक बहुत अच्छे हैं। और 100-120 पे भी मैंने नॉर्मली ब्रेक मारे हैं, तो आराम से रुक जाती है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई अनकंट्रोलेबल हो रही है गाड़ी। अब ज़्यादा जोर से प्रेस करोगे तो फटाक से इंस्टेंटली भी रुक जाएगी, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो। पूरा भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा तो है, इसीलिए 120-130 इसको मैं खींच लेता हूँ अभी हाईवे पे। अच्छा, आपने अभी इसमें ये लगाया डिस्प्ले बाहर से? हाँ। तो इसका आपका फीडबैक अच्छा नहीं है? बहुत ही ख़राब भाई, मत डलाना इसको। मेरे को जैसे गूगल मैप चालू करना है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, वेस्ट मतलब बहुत। मैं सोचता हूँ क्यों मैं डलाया ये बाहर से, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। नॉर्मल बटन वाला तो वो भी अच्छा बटन, हाँ वो अच्छा रहता। ये सब आफ्टर मार्केट आई थिंक अच्छा मिलता होगा, बट मेरे को लगता है सब फालतू है आफ्टर मार्केट। जो डलाना है आप कंपनी से डलाओ, अच्छा डलाओ। वन टाइम है ये देखो ना, कब से कुछ लोड ही नहीं हो रहा, और ये पता नहीं कब तो बहुत टाइम लगता है, बहुत फालतू है ये नहीं लेना चाहिए। रिवर्स कैमरा डाला है वो ठीक है, डिसेंट है, बट थोड़ा कभी लाइन आ जाता है, तो डिसेंट है, काम चलाऊ है, ऐसा कुछ खास वाला वो नहीं है उसमें। और इसका एसी वगैरह कैसा है, क्लाइमेट कंट्रोल? एसी अच्छा है। देखो अभी नॉर्मल, बाहर भी नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी अपने में 26 पे रखा है, तो आई थिंक डिसेंट है। ऐसा कुछ इशू ऐसा नहीं लग रहा कि फटाफट ठंडी नहीं कर रही है, वो ऐसा कुछ इशू नहीं आया है। वो भी डिसेंट है, और एकदम चिल कर दे रही है वैसा भी नहीं है, नॉर्मल अबव एवरेज ओनली। सो बाकी वो सब अच्छा है। मतलब और समर के टाइम पे कैसा रहता है इसका एसी? समर के टाइम पे थोड़ा 5 मिनट, थोड़ा इसको अगर धूप में खड़ी है तो आपको 5 मिनट ठंडा करना ही पड़ेगा, 5-6 मिनट, इतना तो 5 मिनट तो लेगा ही लेगा नॉर्मल, कि अपना इतना बैठ सके। अभी
जैसे कि गुजरात में जब मैं था तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मेरा रो हाउस है तो बाहर ही खड़ी रहती है सर धूप में ही। फ्लैट में तो क्या आप नीचे तो आप डाल दो तो वो ज़्यादा इशू नहीं पड़ता, वो ठंडा ही रहता है। तो पर वहाँ पे मेरा डुप्लेक्स है तो बाजू में धूप में ही खड़ी रहती है, तो 5-6 मिनट में इसको ठंडा करता हूँ थोड़ा खोल के, फिर वो 5-6 मिनट उतना लेती है फिर ठंडा कर देती है, उसमें फिर कोई इशू नहीं है। आपने लॉन्ग जर्नी कितने किलोमीटर तक की है? लॉन्ग जर्नी मैंने कंटिन्यूसली बोलूँ तो 550 तो चलाया होगा कंटिन्यूस। पुणे टू गुजरात मतलब वडोदरा? हाँ, वडोदरा टू पुणे। हाँ, सो उस जर्नी में मतलब आप सिंगल खुद ही गए थे या फैमिली या फ्रेंड कौन थे मतलब? नहीं, मैंने काफ़ी बार, मेरा वाइफ और मेरा 1.5 साल का बच्चा है तो 2 बार उनके साथ किया है, फिर एक बार पापा भी थे, तो टोटल ऐसे मतलब 2-3 आप 3 से 4 लोग का मान लो एवरेज की उतने हो जाते हैं। ओके, सो जैसे कि आपके वाइफ वगैरह के साथ गए थे तो कैसा कुछ था उनका एक्सपीरियंस एज अ फीडबैक कंफर्ट वाइज? पीछे अगर पीछे लोग बैठे थे तो उनका फीडबैक कैसा था कंफर्ट वाइज? पीछे देखो मेरा बच्चा भी तब 1 साल के ही ऊपर था थोड़ा, तो मेरी वाइफ को बच्चा भी गोद में ही लेके रखना, ऐसा कुछ पीछे हमने बेड नहीं डलाया क्योंकि थोड़ा फास्ट चला था, कभी ब्रेक मारो थोड़ा कुछ इशू हो सकता है यहाँ। तो वाइफ हमेशा अपने लैप में ही लेके बैठती है बच्चों को। वो पीछे भी बैठी है जब पापा थे आगे, यहाँ पे एक बार पापा के साथ आए तब वो पीछे भी बैठी है, आगे भी बैठी है। 550 किलोमीटर्स कंटिन्यूअसली बच्चा गोद में है, हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं। इवन दो हाँ मतलब ब्रेक तो वो सबको लेता ही आधा 1 घंटा, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया कि भाई बहुत ज्यादा थक गए। वो बच्चा थोड़ा हाथ में है तो थोड़ा तो होगा ही, तो बट कंफर्टेबल है, आगे का तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और कोई पीछे आपके फ्रेंड वगैरह कोई बैठे पीछे? हाँ, पीछे बैठे हैं। एक ही कंप्लेन है कि इसका सीट इतना रिक्लाइन नहीं है, आई थिंक 80-85 डिग्री पे ही है, और वो पीछे ऐसे होता नहीं है, रिक्लाइन और नहीं होता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप सीधे बैठे हो, पर आई थिंक वो भी मैनेजेबल है। लॉन्ग राइड आप कर सकते हो 500 क्योंकि वाइफ बैठी है पीछे, उसको कुछ ऐसा कंप्लेन नहीं आया है। बस वही बोलिए कि थोड़ा और ऐसा पीछे हो सकता था तो ज्यादा अच्छा रहता थोड़ा, फिर हाँ, तो और पीछे होता तो कंफर्ट बढ़ जाता, और कंफर्ट बढ़ जाता डेफिनेटली। उसका बाकी सब कार में आई थिंक आता है, जैसे कि मेरे भाई ने फ्रॉन्क्स लिए, उसका भी इससे ऑलरेडी थोड़ा इंक्लाइन है, पर इसका इंक्लाइन वो थोड़ा कम है, सो दैट इज वन कॉन। ओके, और ऐसे कुछ नेगेटिव कॉन्स लगे आपको खास इस गाड़ी के? इस गाड़ी के देखो कॉन्स तो नहीं कह सकते, इसका परफॉर्मेंस जैसा थोड़ा 117-118 bhp जैसे क्रेटा वगैरह वो सब की आती है, अगर वैसा रहता तो बहुत ही मेरे को ऐसा थोड़ा और ज्यादा थ्रिल आता। थोड़ा ना वो एसयूवी है ना, तो 100 bhp थोड़ा सा कम लग जाता है, बट ओवरऑल ऐसा कुछ कॉन नहीं है। वो उसको कॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वो डिजाइन ही ऐसा है, इसमें कुछ वो टर्बो वगैरह नहीं है। हाँ, वही मारुति जानी नहीं जाती परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, परफॉर्मेंस से तो वही आप या तो वही क्रेटा नॉर्मली सेगमेंट में क्रेटा, फिर वो हाई उससे भी ज्यादा सीधे स्कोडा की है, फिर वो फोक्सवैगन की, उनमें जाओ। करेक्ट। तो ये सही है मतलब मेंटेनेंस सर्विस वाइज। अभी जैसे कि आपने कहा 15 ईयर्स आपको रखनी है, तो सही है उस हिसाब से ये ग्रैंड विटारा। करेक्ट। लगता है डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल का तो वो कमी लगता है। या फिर आपको क्या लगता है अभी कितने, अब 15 ईयर्स आपने बोला, बट आप क्या लगता है उतना नहीं रख पाऊंगा मैं? डेफिनेटली, क्योंकि अभी ईवी का मार्केट बहुत अच्छा है। अब मैं दूसरा कुछ भी लूंगा तो मैं पेट्रोल डीजल ऐसा कुछ चूज नहीं करने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बन रहा है ईवी का, तो आई थिंक अब तो दूसरा कभी भी होगा 5 साल 6 साल तो इसको कम से कम रखने वाला हूँ, जब 15 साल ना रखो, और उसके बाद तो फिर ईवी। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स में भी, मेरे कजिन में भी कोई कर्व ले रहा है, कोई BE6 ले रहा है, और कहीं भी देखो ना आजकल चार्जिंग तो कुछ मिल ही जाता है 500 किलोमीटर पे, और रेंज भी अच्छा होने लगा है 500 किलोमीटर। तब मैंने लिया था तो कुछ सिर्फ नेक्सॉन ही था 2.5 साल पहले, और उसका रेंज आई थिंक एक्चुअल में 250-300 ऐसा ही कुछ था, तो इसीलिए मैंने ईवी नहीं लिया। सो अब नेक्स्ट टाइम होगा तो डेफिनेटली फुल्ली लोडेड ईवी ही होगा, और फुल्ली लोडेड ही होगा, और ऐसा बेस ऐसा कुछ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अब की बार। टॉप एंड में जाना है, सब टॉप एंड में जाना है, सब सारे फीचर चाहिए। बाकी खास आपको ऐसा रिग्रेट वगैरह तो नहीं हो रहा ना ये लेके अभी? रिग्रेट, देखो रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल तो आई थिंक इसमें नहीं डला सकते, पर आप बाकी सब कुछ तो चेंज करा सकते हो ना। ये मुझे चेंज कराना है, इसका पीछे का वो सब चेंज कराना है,
और बाकी ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरा। कार में ऐसा मानना है कि ज़्यादा आप जितना खर्चा कर सकते हो उसे थोड़ा कम ही करने का, क्योंकि कार का एक पर्पस है जो ये तो पूरा करती है। और डेफिनेटली बाकी ऐसा कुछ रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई क्यों ये लिया। कुछ चीज़ों में कैसा अपने को रिग्रेट हो जाता है कि यार जैसे फ्रिज लिया, ये नहीं वो लेना था। बहुत सारी चीज़ों में, घर तो बहुत बड़ा है, पर ऐसा कार में मुझे ऐसा कभी नहीं, दूसरी कार को ऐसा देख के ऐसा कभी नहीं लगा यार ये कार लेना था। हाँ, वही चीज, वो जो मेरा था ना कि भाई मेरे को ये चाहिए। हाँ, नहीं, मेरे को परफेक्ट, मेरे को आप आज भी बोलोगे ना आप के पास चॉइस है तो मैं आई थिंक ग्रैंड विटारा ही लूंगा। मैं इससे बोर नहीं हुआ, अभी तक बोर नहीं हुआ। आप अभी भी कोई भी लॉन्च हुए तो मैं ग्रैंड विटारा ही लूंगा। इसके ऊपर वाली मॉडल लूंगा, हाँ 1 या 2 आई थिंक ऊपर ही लूंगा, डेल्टा के भी ऊपर लूंगा जो भी जीटा आता है। बट यस डेफिनेटली ग्रैंड विटारा बेस्ट। बाकी क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट एंड रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है तो क्या फिर, हाँ कोई दिक्कत है ही नहीं ना। आपको पीछे देखो ना, वो सीट इतनी रिक्लाइन हो जाती है, पूरा पीछे बेड जैसा बन जाता है। 3 लोग पीछे। हम लोग वडोदरा से दमन जा रहे थे तो हमको होटल नहीं लेना था, बट 250 किलोमीटर की जर्नी थी। सेम डे हम लोग गए, वो थोड़ा दरिया घूमा, फिर वापस हमको जाना था। तो 1 बजे रात हुई, हमने होटल के किनारे ही लगाई। उनको कुछ लेना था, 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करने, हम पीछे एसी चालू करके सो गए आराम से। मैं और मेरा फ्रेंड थे, ऐसा कुछ वो नहीं, आराम से ऐसा लग रहा है बेड पे ही सोए हैं बस। तो ओवरऑल आपका अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक? ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ बड़ा सामान भी लाना पड़ता है मेरे को वहाँ वडोदरा से, यहाँ तो आ जाता है। अभी मेरे किड का बहुत बड़ा वाला वो कार था, तो वो भी मेरे को लग रहा नहीं आएगा। अच्छा, अपने को देख के लगता है कि ये इतना बड़ा है कैसे आएगा, तो वो सारी चीज़ें भी आ जाती है। तो वो क्या स्पेस की बात करी, बूट में कैसा स्पेस है? बूट में बहुत ज़्यादा स्पेस है। आई थिंक बूट में बहुत बहुत अच्छा स्पेस है। मेरे को ऐसा जो चीज़ लगता है कि भाई ये नहीं आएगा वो भी आ जाता है। पूरा वो टीवी यूनिट था, और तो मेरे को लगता है टीवी यूनिट अलग से वो मेरे को कुछ 500-1000 देना पड़ेगा। बट बोला भैया एक बार ट्राई करते हैं, तो मैं सीट सुलाई और पूरा डाला, वो पूरा का पूरा टीवी यूनिट पीछे आ गया, और मैं, मेरी वाइफ और बच्चा आगे बैठे थे। स्पेस वाइज अच्छी है? स्पेस वाइज तो हाँ बहुत अच्छी। तो ठीक है भाई, एंड कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हाँ। अच्छा लगा बहुत कि आपको वैसे ऐसे हम ओनर से बात करके मजा आती है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह। हाँ, तो गाइस यही कुछ था ये ग्रैंड विटारा का वीडियो। जो भी आपके डाउट्स मतलब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और भी कुछ है तो कमेंट में बता देना, उनका आंसर दे दूंगा मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।